नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, आज हम 12th क्लास की मानव भूगोल के अंदर शुरू करते हैं 7वां चैप्टर मानव व्यवसाय तथा उसके प्रकार। मानव व्यवसाय तथा उसके प्रकार। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मानव व्यवसाय के बारे में बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं व्यवसाय के ऊपर कि क्या होता है व्यवसाय, किन के अंदर इनको शामिल किया जाता है, कितने प्रकार के ये व्यवसाय होते हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ इनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, प्राचीन काल में कैसा था, मध्य काल में कैसा था और आधुनिक काल में ये कैसे स्वरूप में है, इसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का क्या है, प्रमुख केंद्र बिंदु है। यानी मानव भूगोल में अपन ने किसको प्रमुख बिंदु माना था, मनुष्य को, मानव को प्रमुख बिंदु मानकर अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था। क्यों? क्योंकि मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, अनेक आर्थिक क्रियाएं करता है। मनुष्य द्वारा जिन आर्थिक क्रियाओं से जो आर्थिक वृद्धि या आय की जो प्राप्ति होती है उन्हें ही क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी मनुष्य के ऐसे क्रियाकलाप जिससे उसको आय या पूंजी की प्राप्ति होती हो क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। विश्व के विभिन्न भागों में भौतिक, सांस्कृतिक, वातावरण की जो परिस्थितियां है वह किस प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न होती है और मानव की आर्थिक क्रियाएं भी उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं व्यवसाय की। ये तो था साधारण सा परिचय कि किस प्रकार मानव आर्थिक क्रियाकलाप करता है, भिन्न भिन्न प्रकृति और भौतिक जो वातावरण है, सांस्कृतिक जो वातावरण है उसके हिसाब से अलग अलग क्या करता है, क्रिया करता है। अब बात करते हैं व्यवसाय की। दोस्तों, व्यवसाय किसे कहते हैं, यह सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वह इस पार्ट से यही आता है कि व्यवसाय क्या है। अगर अपन को व्यवसाय की परिभाषा नहीं आई तो आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। तो सुनिए, व्यवसाय किसे कहते हैं। जीवन यापन करने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं मानव द्वारा की जाती है वो क्या कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। यानी जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। जीवन यापन के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है, व्यवसाय कहलाती है। मानव व्यवसाय में समय के साथ साथ अनेक प्रकार की प्रकृति या प्रवृत्तियों को देखने को मिलती है। जब अपन मानव व्यवसाय को देखते हैं, प्राचीन काल में देखते हैं, मध्य काल में देखते हैं और आधुनिक काल के आते आते देखते हैं तो इनमें अनेक तरह की प्रकृति तथा प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो मानव आदिम काल से कैसा था, घुमक्कड़ प्रजाति, मतलब वो घुमक्कड़ था, शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करता रहता था, घूमता रहता था। वह भोजन प्राप्ति, पशुपालन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु प्रवास करता रहता था। क्या करता था, ऋतु प्रवास। अब ये ऋतु क्या होता है, ऋतु प्रवास क्या होती है, प्रवास के बारे में अपन ने पढ़ा था, लेकिन ये क्या है, ऋतु प्रवास। प्रवास का मतलब अपन ने क्या लिया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता था, जो स्थायी और अस्थायी अनेक रूपों में होता था। अब प्रवास, ऋतु का मतलब क्या होता है, मौसम। अगर साधारणतः अपन ऋतु का अर्थ लगाते हैं तो किससे लेते हैं, मौसम से लेते हैं। तो मतलब ऋतु के अनुसार यानी मौसम के अनुसार जो प्रवास किया जाता है वह क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास। अर्थात सर्दी की ऋतु में लोग मैदानी क्षेत्रों में, सर्दी की ऋतु में लोग मैदानी क्षेत्रों में और गर्मी की ऋतु में लोग पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए जाया करते हैं। यानी उनका प्रवास शीत ऋतु में तो पर्वतों से मैदानों की तरफ, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में मैदानों से पर्वतों की तरफ इनका प्रवास होता है। यह मौसम के अनुसार होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि मनुष्य है वह भोजन की तलाश या भोजन की प्राप्ति, पशुपालन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, ऋतु प्रवास करता है। लेकिन कृषि ने क्या है, मानव को स्थानीयकरण के लिए क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। मतलब एक जगह स्थायी कर दिया कृषि ने, क्योंकि कृषि जिन क्षेत्रों में की जाती है, अब किसान खेती को छोड़कर तो जा नहीं सकते, वो क्या हो गए, स्थायी हो गए। तो कृषि की जो
प्रक्रिया है उसने मानव को किसके लिए मजबूर कर दिया, स्थायीकरण के लिए मजबूर कर दिया और बस्ती बनाने के लिए अग्रसर किया, यानी उनको मकान बनाने के लिए वहां क्या किया, अग्रसर किया। विश्व में अनेक सभ्यताएं हैं जो कृषि क्रियाओं के विकास से पनपी है। कोई भी सभ्यता ले लो, सिंधु घाटी सभ्यता ले लो, वो भी कृषि के विकास से ही क्या है, पनपी है। हड़प्पा सभ्यता ले लो, कृषि के विकास से पनपी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लो, वो भी कृषि के कारण पनपी है। तो मतलब अनेकों ऐसी सभ्यताएं हैं जिनका विकास का प्रमुख कारण क्या था, कृषि। क्योंकि उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र होने के कारण, नदी घाटियों के क्षेत्र होने के कारण उन क्षेत्रों में कृषि की पैदावार है वो बड़ी मात्रा में होती थी, जिसके लिए लोग क्या किया, लोगों ने वहां कृषि करना प्रारंभ कर दिया और वहां पर रहने के लिए वो परिस्थितियां उनके लिए मजबूरी हो गई। तो कृषि ने क्या किया है कि उनको स्थायीकरण को, उनके लिए स्थायीकरण के लिए उनके लिए जगह बना दी, किसने, कृषि ने। दोस्तों पुनर्जागरण काल की अगर बात करें तो उसके अंदर अनेक प्रकार की खोज, अन्वेषण और तकनीकी विकास के कारण जो आर्थिक विकास है उसको क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। क्योंकि पुनर्जागरण के काल के बाद में बड़ी मात्रा में खोज हुई, अन्वेषण हुए, तकनीकी विकास है वह चरम सीमा पर आ गया था। तो पुनर्जागरण काल को ही सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आर्थिक विकास है उसको क्या मिली थी, बड़ी गति मिली थी। मानव व्यवसाय की अगर बदलती प्रवृत्ति को देखें तो उनको 3 कालों के आधार पर अपन बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। 4 कालों में बांटकर अपन उसका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। पहला देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था कि इस काल में जो मानव होता था वह जंगली जानवरों का क्या किया करता था, शिकार किया करता था तथा जंगलों से कंद मूल व फूलों को संग्रहित करता रहता था। इस काल में झूमी कृषि की जाती थी। क्या कृषि, कौन सी कृषि, झूमी कृषि की जाती तथा पहिए का जो आविष्कार है वह भी किस काल की देन है, प्रागैतिहासिक काल की ही देन है। तथा बर्तन बनाने की कला, बर्तन बनाने की कला का विकास भी प्रागैतिहासिक काल का है। बर्तन बनाने की कला किसकी देन है, प्रागैतिहासिक काल की देन है। तथा पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य था वह आदिम जीवन जिया करता था। वह जंगलों से कंदमूल तथा शिकार प्राप्त करके उनको एक जगह क्या करता था, संग्रहित करता था तथा झूमी कृषि उनके द्वारा की जाती थी। पहिए का आविष्कार भी प्रागैतिहासिक काल की ही देन है तथा बर्तन बनाने की जो कला है उसका विकास भी कब का माना जाता है, प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। अगर मोस्टली देखा जाए तो इनका जो जनजीवन था वो किस पे टिका था, आखेट पर टिका हुआ था। किस पर टिका हुआ था, आखेट पर टिका हुआ था। क्योंकि पहिए, बर्तन, इनका इनके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं था जितना किसका था, आखेट का था। क्योंकि उनका जो जीवन है वह किसके आधार पर चलता था, आखेट के आधार पर चलता था। अगर वो शिकार नहीं करते तो उनका पेट नहीं भरता था। लेकिन जैसे जैसे वो प्राचीन काल की तरफ, प्रागैतिहासिक काल से बाहर की तरफ निकलते गए वैसे वैसे उनका ध्यान कृषि ने अपनी तरफ खींच लिया था और वह स्थायीकरण के लिए क्या होने लग गए थे, मजबूर होने लग गए थे या स्थायीकरण को अपनाने लग गए थे। अब बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल। दोस्तों प्राचीन काल के दौरान है कृषि, पशुपालन के साथ साथ धातुओं से वस्तु बनाने की कला का भी क्या होने लग गया था, विकास होने लग गया था। यानी अब जो लोग हैं वे लोग धातुओं से क्या बनाना शुरू कर दिया था, बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे, आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे तथा सिंचाई और व्यापार करना इसी काल की क्या मानी जाती है, देन मानी जाती है। प्राचीन काल की देन मानी जाती है। व्यापार और सिंचाई ये दोनों इसी काल की देन मानते हैं। किसी काल की, प्राचीन काल की देन माना जाता है। दोस्तों इसी काल में 2500 ईसा पूर्व में 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उनका भी जन्म इसी काल में माना जाता है। कब, 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसी जो सभ्यताएं थी, विश्व प्रसिद्ध जो सभ्यताएं थी, उनका जन्म भी इसी काल के दौरान हुआ था। अब बात करते हैं मध्यकाल की। तो तीसरा जो काल है वह है मध्यकाल। दोस्तों
इस काल में जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा का क्या हुआ, प्रचलन हुआ। कौन कौन सी प्रथाओं का, सामंतवादी और जागीरदारी प्रथा का प्रचलन हुआ। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था है वह थोड़ी सी चरम स्तर पर इस समय आ चुकी थी। कब, मध्यकाल में। दोस्तों इसी काल में भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग और व्यापार का क्या हुआ, जन्म हुआ। कौन से काल में, जन्म तो व्यापार का इसी काल में हो गया था, सिंचाई और व्यापार का, लेकिन इस स्तर पर आते आते उनका विकास है वह भी उच्च स्तर पर होने लग गया था। यह काल 600 से 1500 ईस्वी के मध्य की अवधि है। कब की, 600 से 1500 ईसा के मध्य की जो अवधि है वह कौन सी है, मध्यकाल है। अब बात करते हैं दोस्तों आधुनिक काल की। आधुनिक काल, आधुनिक काल दोस्तों 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक की जो अवधि है वह कौन सी अवधि मानी जाती है, आधुनिक काल माना जाता है। यानी 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक का जो समय है वह आधुनिक काल में आता है। दोस्तों इस काल में तकनीकी विकास, खोज तथा आविष्कारों के कारण जो आधुनिक विकसित जो मानव है उसमें व्यवसायों का क्या हुआ, उदय हुआ। मतलब व्यापार का इस समय बहुत उच्च स्तर पर क्या होने लग गया, उपयोग होने लग गया। व्यापार है वह उच्च स्तर पर आ चुका था, क्योंकि मनुष्य में किसका भी तकनीकी का क्या होने लग गया, विकास हो गया, तरह तरह की वह खोज करने लग गया। औद्योगिक क्रांति के कारण अधिकतर जो आर्थिक क्रियाएं थी वह किसके द्वारा की जाने लगी, स्वचालित मशीनों के द्वारा की जाने लगी, जिससे उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण बड़ी तीव्र गति से होने लगा। क्यों, क्योंकि मशीनों का उपयोग आधुनिक काल में आते आते कर लिया। अब तो मनुष्यों का जो काम था, मानव का जो काम है वह केवल मशीनों की साफ सफाई तथा उसकी देख रेख करना ही रह गया था। कब, आधुनिक काल के आते आते। तो मतलब मानव ने किस प्रकार अपने स्वरूप को प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक किस प्रकार उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उनमें परिवर्तन आया, यहाँ था। इसका प्रमुख कारण काम क्या था, आखेट करना। फिर थोड़ा सा छोटे स्तर पर क्या बना, व्यापार किया। फिर यहाँ सामंतवादी और जागीरदारी प्रथा का विकास होने लगा। लेकिन आधुनिक काल में आते आते तकनीकी विकास इतना अधिक हो गया कि स्वचालित मशीनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होने लगा और बड़ी मात्रा में कम समय में अधिक निर्माण इस स्थिति में होने लग गया। तो इस प्रकार व्यापार है, मनुष्य के जो व्यवसाय है उनमें क्या आता गया, समय के साथ साथ परिवर्तन आता गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। यानी मानव व्यवसाय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, कैसे इनका वर्गीकरण किया गया, क्या क्या बातें उनकी खास है, उसके बारे में हम देखें। तो इसका वर्गीकरण दोस्तों 5 भागों में कर दिया गया। प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। इन 5 भागों में जो मानव व्यवसाय का है वह वर्गीकरण कर दिया गया जीविकापार्जन की विधियों और आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। 5 भागों में इसको बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। अब बात करते हैं, एक एक को लेते हैं। पहले बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय की। दोस्तों प्राथमिक व्यवसाय अपन ने पीछे के चैप्टरों में भी प्राथमिक व्यवसाय को थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा सा अपन डिटेल में लेकर इसको चलेंगे। दोस्तों इस प्रकार के व्यवसाय जिसमें मनुष्य के द्वारा प्रकृति से जो संसाधन मिलते हैं उनका उपयोग सीधे तौर पर किया जाता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ, ये सभी क्या है, प्रकृति से सीधे मिलते हैं और मानव द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में इनको लिया जाता है। यानी प्राथमिक व्यवसाय का संबंध क्या है कि मनुष्य द्वारा प्रकृति से प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की क्या की जाती हो, पूर्ति की जाती हो। जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि।
इसका सीधा जो संबंध होता है वह प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। इस व्यवसाय में भोजन व कच्चे माल का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कच्चे माल का उत्पादन मतलब कृषि, कृषि के द्वारा कच्चा माल तैयार किया जाता है, जैसे गन्ना है, कपास है, ये सभी क्या है, कच्चे पदार्थ है। कच्चे माल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है और भोजन का उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक जो व्यवसाय है दोस्तों, उनमें आखेट, भोजन, वस्तु संग्रहण, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, खनन, ये सभी क्रियाएं किसमें शामिल होती है, प्राथमिक व्यवसाय में शामिल होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, प्राथमिक व्यवसाय में शामिल क्रियाओं के नाम लिखो, यानी किन किन क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। तो कृषि, खनन, पशुपालन, मछली पकड़ना, ये सभी कौन से व्यवसाय हैं, कृषि के प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में इनको रखा जाता है। अब बात करते हैं द्वितीयक व्यवसाय। दोस्तों, प्राथमिक व्यवसाय से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उसको परिष्कृत करके या परिवर्तित करके, उनके रूप में परिवर्तन करके उसको और अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाने की जो प्रक्रिया है वह द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीयक व्यवसाय। यानी प्राथमिक व्यवसाय से जो भी चीज मिली उसकी गुणवत्ता में अपन ने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, यानी उसको परिष्कृत कर दिया और उसको परिवर्तित करके और अधिक उपयोगी व मूल्यवान उसको बना दिया गया, जिसे इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, द्वितीयक व्यवसाय कह लिया। मतलब दोस्तों, जैसे अपन क्या करते हैं, खेतों से कपास प्राप्त करते हैं, कृषि के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, कपास प्राप्त करते हैं। अब कपास का मूल्य ज्यादा होता है या कपड़े का मूल्य ज्यादा होता है, कपड़े का मूल्य ज्यादा होता है, कपास से क्या होता है, महंगा होता है। तो क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से कपड़े ने क्या प्राप्त किया, कपास प्राप्त किया, कपास से धागा बना, धागे से क्या बना, कपड़ा बना। अर्थात धागे, कपास से क्या बन गया, धागा, धागे से क्या बना दिया, कपड़ा। तो अधिक मूल्यवान क्यों होगी, कपड़ा। क्यों, उसको अपन ने प्रेषित किया, परिवर्तित किया और उसका रूप क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसको अधिक उपयोगी तथा क्या बना दिया, मूल्यवान बना दिया। तो यह जो प्रक्रिया है किसमें शामिल की जाती है, द्वितीयक व्यवसाय में यह शामिल की जाती है। द्वितीयक व्यवसाय में प्रमुख रूप से विनिर्माण, पैकिंग, प्रसंस्करण आदि को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। एक शोधन, इनको शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं। तो विनिर्माण, पैकिंग, प्रसंस्करण तथा शोधन, ये इसके अंतर्गत किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो वस्त्र निर्माण, चीनी निर्माण, चीनी से कैसे, गन्ना प्राप्त किया, गन्ने से क्या बना, चीनी बन गई, तो उसके रूप में परिवर्तित हो गया, गन्ने से महंगी क्या बिकती है, चीनी बिकती है। तो इस प्रकार जो प्राथमिक व्यवसाय से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका रूप परिवर्तित करके और अधिक मूल्यवान उनको बना दिया जाता है, जिन्हें द्वितीयक व्यवसाय में शामिल करते हैं। बात करते हैं दोस्तों तृतीयक व्यवसाय की। इस व्यवसाय में समुदायों को जो दी जाने वाली जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया जाता है। जो सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से दी जाती है इसको सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवा श्रेणी भी इनको कहा जाता है। क्योंकि तरह तरह की सेवाओं का इसके दौरान जनता को तरह तरह की सेवाओं क्या है, प्रदान की जाती है। जैसे तृतीयक व्यवसाय में परिवहन ये क्या है, सेवा है। परिवहन क्या है, सेवा है। व्यापार, वाणिज्य, संचार, ये सभी सेवाएं किनको दी जाती है, लोगों को प्रदान की जाती है, इसलिए इसे सेवा श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इस प्रकार के व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल की जाती है, इसे सेवा श्रेणी भी कहा जाता है। तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार आदि अनेक तरह की सेवाएं इनके अंतर्गत दी जाती है या इसमें शामिल की जाती है। अब बात करते हैं चतुर्थक व्यवसाय की।
दोस्तों चतुर्थक व्यवसाय है उसमें बताया गया है कि जिन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को किसमें शामिल किया है, चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया है। किसने? जिन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष जो भी सेवाएं थी, कौन सी? अप्रत्यक्ष सेवाओं को किसमें शामिल किया है? चतुर्थक व्यवसाय में जिन गोटमैन ने शामिल किया है। अप्रत्यक्ष सेवाएं कौन सी होती है? सूचना और अनुसंधान, इनको अप्रत्यक्ष सेवाओं के रूप में मान लिया। ये सीधे तौर पर मनुष्य को नहीं मिलती, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सेवाओं के अंदर शामिल किया गया है। विकसित राष्ट्रों में आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो ज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत है, मतलब एजुकेशन के फील्ड में, नॉलेज के फील्ड में वो लोग कार्यरत है। सूचना, अनुसंधान, विकास आधारित जो सेवाएं हैं वो किसमें रखी जाती है? चतुर्थक व्यवसाय में ही रखी जाती है। कार्यालय भवनों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली करने वाले जो कर्मचारी हैं इस अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से ही क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। तो ये थे चतुर्थक व्यवसाय। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जिन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को किसमें शामिल किया है? चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया है। अप्रत्यक्ष सेवाएं कौन कौन सी हैं? सूचना और अनुसंधान। इन सूचना और अनुसंधान को जिन गोटमैन ने चतुर्थक व्यवसाय में क्या किया है? शामिल किया है। अब अंतिम की बात करते हैं, पंचम व्यवसाय। दोस्तों इसमें वे सेवाएं आती है जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना और उनके पुनर्गठन की व्याख्या और आंकड़ों का जो आकलन है इनको इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। मतलब इसमें नवीन व वर्तमान विचार, मतलब इसमें किसी प्रकार की सेवा नहीं बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और विचार और नई प्रौद्योगिकी पर मूल्यांकन, ऐसे कार्यों पे ये है पंचम व्यवसाय क्या होता है? केंद्रित होता है। इसके अंतर्गत विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक, इस प्रकार के लोगों को इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। मतलब एक तरह से चिंतन से संबंधित है कौन? पंचम व्यवसाय, जिसमें परामर्शदाता, नीति निर्धारण करने वाले लोग, विषय के विशेषज्ञ लोग और निर्णय करने वाले लोगों को क्या किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है। तो दोस्तों मानव जो व्यवसाय है उनका वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। प्राथमिक जो व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया जाता है कृषि कार्य, लकड़ी काटना, वस्तुओं का संग्रहण करना, मछली पकड़ना, पशुपालन और खनन, इनको प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया गया है। द्वितीय व्यवसाय की बात करें तो विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग तथा शोधन, इनको द्वितीय व्यवसाय में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तृतीयक व्यवसाय की बात करें तो इसे सेवा श्रेणी भी कहते हैं। इसमें व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार आदि सेवाओं को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। इसमें बैंकिंग, बीमा और पर्यटन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चतुर्थक व्यवसाय की बात करें तो उसमें सूचना, अनुसंधान और विकास से आधारित जो भी चीजें हैं वो इसमें शामिल की जाती है। इसके साथ कार्यालय भवनें, शिक्षण संस्थानें, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्यों और दलाली करने वाले कर्मचारियों का संबंध भी किससे बताया है? चतुर्थक व्यवसाय से बताया गया है। और पंचम व्यवसाय की अगर बात करें तो पंचम व्यवसाय में विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारण करने वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार 5 भागों में अपन ने मानव व्यवसाय का वर्गीकरण करके अध्ययन किया है। व्यवसाय की परिभाषा अगर पूछ ले तो लिख दो, क्या लिखोगे? जीवन यापन करने के लिए, मनुष्य द्वारा जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया ही क्या कहलाती है? व्यवसाय कहलाती है। तो ये था मोटा मोटा परिचय जो पाठ नंबर 7 में आपको दिया हुआ है। ये पाठ यही अपना फिनिश होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी, यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। विपरीत परिस्थितियां देश में चल रही हैं। कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी से अपना देश जूझ रहा है। देश ही क्या समस्त विश्व में यह स्थिति बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ सभी अपने घर में रहोगे और सुरक्षित रहोगे, साथ ही साथ अपने परिवार, समाज तथा देश को मजबूती प्रदान करोगे। क्यों? घर में रहकर मजबूती देना है, बाहर निकल के मजबूती प्रदान नहीं करनी है। बाहर अपने देश की सेना, डॉक्टर, सफाई कर्मी, सभी अपनी पुलिस वाले, सभी अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं। आप भी अपनी भूमिका अच्छे नागरिक होने की अदा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।